नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में मीराबाई के पद पर चर्चा करी थी और उसके प्रश्न उत्तर को हमने लिखा। अब हम बात करते हैं आरोह हमारी पाठ्यपुस्तक के भाग 1 पाठ 4 सुमित्रानंदन पंत की रचना वे आँखें। लेकिन इससे पहले हम हमारे प्रिय कवि सुमित्रानंदन पंत के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री सुमित्रानंदन पंत छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, यानी कि प्रमुख छायावादी कवि हैं। इनका जन्म प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जिला अल्मोड़ा के कोसानी गांव में हुआ था सन 1900 में। उनके पिता का नाम श्री गंगादत्त पंत तथा माता का नाम सरस्वती था। पंत जी जन्म के कुछ घंटे के पश्चात ही अपनी माँ की स्नेह छाया से वंचित हो गए, अर्थात कहने का कि उनके जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। पंत जी आरंभ से ही सुकुमारता के उपासक रहे। यही कारण है कि उन्होंने बचपन का नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। स्वभाव की कोमलता एवं प्रकृति की सुकुमारता ने मिलकर कवि को कोमल भावों का गायक बना दिया। पंत जी के ऊपर युग चेतना का प्रभाव भी रहा। गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने कॉलेज का अध्ययन छोड़ दिया था। संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं के जानकार थे। उनके ऊपर अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि जॉन किट्स, शैली एवं विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का भी प्रभाव रहा। 28 दिसंबर सन 1978 को पंत जी की मृत्यु हो गई थी। रचनाओं की अगर हम बात करें तो पंत जी ने अपने युग की मांग के अनुसार अनेक रचनाएं की। इनकी रचनाओं में प्रत्येक युग की प्रवृत्ति का सफल अंकन हुआ है। उन्होंने कविता के साथ साथ गद्य के क्षेत्र में भी अपने प्रतिभा का परिचय दिया। पंत जी की प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगान, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, उत्तरा, काला और बूढ़ा, चांद, लोकायतन, सतकाम। अब हम लोकायतन की अगर बात करें तो लोकायतन महाकाव्य पर पंत जी को 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। नाटक की अगर हम बात करें तो इन्होंने रजत, रश्मि, ज्योत्सना, शिल्पी। उपन्यास की अगर हम बात करें तो इन्होंने हार नामक उपन्यास लिखा। कहानियाँ और संस्मरण की अगर हम बात करें तो 5 कहानियाँ, 60 वर्ष और 1 रेखांकन। ये तो हुई उनकी रचनाओं के बारे में बात। अब हम उनकी काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो पंत जी का काव्य अपने युग का दर्पण कहा जा सकता है। उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। जैसे अगर हम बात करें तो प्रकृति के विविध रूपों का इन्होंने चित्रण किया अपनी रचनाओं में। छायावादी काव्य की रचनाएं की, रहस्यात्मक अनुभूतियों का चित्रण किया, प्रगतिवाद और मानवतावाद काव्य रसों का सफल चित्रण किया। और उसके बाद में अगर हम उनकी भाषा शैली की अगर बात करें तो पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। और डॉक्टर नगेन के अनुसार पंत प्रधान रूप से कलाकार है। इनके काव्य में सबसे प्रथम कला का, उसके उपरांत विचारों का और अंत में भावों का स्थान है। पंत जी की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है और इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया और पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन भी किया था। अब हम बात करते हैं हमारी कविता के सार के बारे में। तो प्रस्तुत कविता वे आँखें पंत जी की प्रगतिशील दौर की कविता है और इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं का करारा प्रहार किया गया है। वैसे तो अगर हम बात करें तो सुमित्रानंदन पंत जो तो प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, परंतु उनकी यह कविता बहुत प्रगतिशील कविता है।
जो शोषित किसान की दीनता, करुणा, पीड़ा को अभिव्यक्त देने के साथ साथ शोषक वर्ग के अत्याचारों एवं स्वाधीन समाज के किसानों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार को रेखांकित करती है। यानी इस कविता के अंतर्गत किसानों, मजदूरों की करुण अवस्था, उनके दुख दर्द के बारे में बात की गई है। इनके ऊपर किस तरह से अमीर वर्ग के लोग उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, या जमींदार लोग या महाजन लोग उनको पीड़ित करते हैं। आज का किसान गुलाम न होकर स्वतंत्र है, परंतु उसे भी जमींदारों एवं महाजनों के अत्याचारों को सहना पड़ता है। समाज उसकी पीड़ा को बांटने की अपेक्षा उससे किनारा कर दूर खड़ा है। यानी समाज के लोग उससे दूर हट रहे हैं, उसकी सहायता नहीं करते हैं। ऐसे ही एक किसान की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दशा का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। किसान की आंखों में पीड़ा, करुणा और दीनता के भाव भरे हुए हैं। एक किसान है, उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखों में पीड़ा है, करुणा है, दीनता है। उसकी आंखों में अपने उन्हीं लहलहाते खेतों की स्मृति है, और वो उन्हीं खेतों को देख रहा है जो उसके खेत पहले कभी लहराते हुए दिखाई देते थे, जिसे वह खून पसीने से सींचता था, परंतु अब उसे अपने ही खेतों से बेदखल कर दिया गया। क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, जमींदार लोग, महाजन लोग जो होते थे, वो किसान को पैसा दे देते, यानी कर्जा देकर उसकी ज़मीन को हथिया लेते थे, और उसी से उसके खेत में मजदूरी कर पैसा वसूलते थे। महाजन ने अपने पैसे और ब्याज वसूलने के लिए उसके घर और बैलों की जोड़ी को बिकवा दिया। पहले तो उसको पैसे दे दिए, अब उसे वसूलना था, तो वसूलने के लिए क्या किया, एक तो उसका घर था और बैलों की जोड़ी थी, उसको बिकवा दिया। तो जमींदारों ने अत्याचारों की सीमा पार करते हुए उसके जवान बेटे को भी मरवा डाला। किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया। उसकी पत्नी दवा के अभाव में तो दूध मुही बच्ची, दूध और देख रेख के अभाव में चल बसी। अब पूरे घर का हाल बेहाल हो गया। उसके बेटे को मार दिया गया, उसके घर को बेच दिया गया, उसके बैलों को बेच दिया गया, और उसकी जो पत्नी थी और उसकी दूध मुही बच्ची थी, वो इस हालत को देखकर सह नहीं पाई। उसे दवाइयाँ की ज़रूरत थी, लेकिन दवाई किसान ला नहीं पाया, और जिसकी वजह से उसकी भी मृत्यु हो गई। विधवा पुत्र वधू भी कोतवाल की कुदृष्टि का शिकार होकर कुएं में डूबकर मर गई। जो बेटा था उसकी, जो बहू थी, क्योंकि बेटे को तो पहले ही मरवा दिया गया, अब बची बहू, तो बहू ने भी परेशान होकर कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। पीड़ा को ढोने के लिए अब अकेला किसान रह गया। पिछले सुखों को याद कर कर उसकी आंखों में क्षण भर के लिए चमक आती है, तो वास्तविकता का अनुभव होते ही वे स्मृतियाँ हृदय को आहत करने लगती हैं। जब भी वो पुरानी बातों के बारे में सोचता है, या खेत के बारे में सोचता है, परिवार के बारे में सोचता है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। समाज किसान की कोई सहायता नहीं करता, वह तो उससे किनारा कर उसे पीड़ा में भटकता छोड़कर अलग खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग कविता पढ़ने वाले हैं, उस कविता के अंदर एक किसान की व्यथा के बारे में बताया गया। एक किसान परिवार है, जिसके अंतर्गत उसकी पत्नी है, उसका बेटा है, और बेटे की बहू है, और उसकी एक बेटी है। और जैसा कि इसमें बताया गया कि किसान ने जमींदार से कर्जा लिया, और जमींदार ने कर्जा वसूलने के लिए उसके घर को बेच दिया, उसके बैलों की जोड़ियों को बेच दिया, और उसके बेटे को मरवा दिया। बाद में उसकी जो पत्नी थी वो काफ़ी समय से बीमार थी, और उसकी वो दवा की व्यवस्था नहीं कर पाया, तो उसकी दूध मुँह की बच्ची और उस पत्नी की भी मृत्यु हो गई। और बेटे की मृत्यु के कारण उसकी पत्नी ने भी दुखी होकर आत्महत्या कर ली, और इस तरह पूरे घर का हाल बेहाल हो गया। तो चलिए हम बात करते हैं कविता के बारे में, पंक्तियों के भावार्थ के। आज हम केवल सिर्फ 2 पदों के बारे में ही चर्चा करेंगे। यानी चलिए, तो पहले तो हम शीर्षक के बारे में बात करते हैं। वे आंखें से अभिप्राय यहाँ पर किसान की दुख भरी आंखों से, किसान की आंखों में जो कष्ट पीड़ा दिखाई दे रही है, उसके बारे में चर्चा की गई है। अंधकार की गुहा सिरिकी, गुहा का मतलब होता है गुफा, सिरिकी का मतलब समान। उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण का मतलब होता है अत्यधिक। दैन्य दुख का नीरव रोदन, नीरव का मतलब होता है आंसू।
रोदन का मतलब होता है रोना, रुदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मंझदार आज संसार का गाल, सदृश बह खिसका। स्वाधीन का मतलब होता है स्वतंत्र, अभिमान का मतलब गर्व से भरा हुआ, मंझदार का मतलब बहती धार, कगार का मतलब होता है किनारे पर, और खिसका का मतलब अलग होना, सदृश का मतलब समान। तो ये तो हमने बात करी काव्य की पंक्तियों और उसके शब्दार्थ के बारे में। अब हम पंक्तियों का भावार्थ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस काव्यांश की प्रसंग के बारे में हम बात कर लें कि क्या इसके अंदर कहा गया है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो यह कवि की एक प्रगतिशील कविता है। जैसा कि हम जानते हैं, कवि का हृदय शोषण की मार को झेल रहे किसान को देखकर आहत है। कवि ने इसके अंदर एक किसान के बारे में बताया गया है, और वो किसान जो है वो दुख दर्द को झेल रहा है, और उस शोषित किसान की दशा तथा समाज के प्रति उसके व्यवहार के वर्णन को यहाँ पर लिखा है। तो अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरो। कवि शोषित किसान के बारे में बताता हुआ कहता है कि उसकी आंखों में अंधकार की गुफा के समान। तो अर्थात कहने का अर्थ ये है कि कवि कहना चाह रहा है कि वह जो किसान है उसकी आंखें जो है वो एक गुफा के समान, अंधेरी गुफा के समान दिखाई दे रही। जिस प्रकार गुफा का अंधकार समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता, ठीक उसी प्रकार उस शोषित किसान की आंखों में भी व्याप्त दुख और पीड़ा की भी कोई सीमा नहीं है। अर्थात उसकी आंखों में भी दुख और कष्ट दिखाई दे रहे हैं जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उस शोषित किसान की ऐसी दशा को देखकर कवि का मन डर का अनुभव करता है। इसकी आंखों को देखकर कवि को भी डर लगता है कि इसकी आंखों में कितना दुख दर्द छिपा हुआ है। उसका हृदय आहत हो उठता है, उसका हृदय जो है वो दुखी हो जाता है कि किसान की इस हालत को देखकर। शोषित किसान की आंखों में दीनता से भरे अत्यधिक दुख का मौन रुदन भरा हुआ है। जो किसान है उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बहुत अत्यधिक दुख भरा हुआ है, और जिसके कारण वो आंसू बहाता हुआ मौन चुपचाप बैठा हुआ है, और जिसका कोई अंत होता दिखाई नहीं देता, और उन कष्टों का कोई अंत होता दिखाई दे नहीं रहा है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मंझदार आज संसार का गार, सदृश वह खिसका। अर्थात आज तो वह किसान स्वतंत्र है, और इसी स्वाधीनता का गर्व उसकी आंखों में भरा हुआ है। आज वो स्वतंत्र जरूर है, और इसी की वजह से उसकी स्वाधीनता का गर्व उसकी आंखों में भरा है, परंतु उसकी दशा में कोई सुधार नहीं आया है। पहले तो लोग गुलाम बना कर रखते थे, लेकिन आज भले ही वो स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में वो स्वाधीनता दिखाई नहीं दे रही है। संपूर्ण संसार के लोग उसकी पीड़ा को दूर करने की अपेक्षा उसके दुखों की बहती धाराओं में छोड़कर किनारे की भांति दूर खिसक गए हैं, और संसार के जो लोग उसकी मदद करने के बजाय उससे दूर हट गए हैं, अलग हो गए हैं, वो उसकी मदद करना नहीं चाहते। संसार को किसान के दुख और पीड़ा से कोई लेना देना नहीं। संसार जो है वो स्वार्थी, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं, वो किसान के बारे में नहीं सोच रहा है। वह तो अपना मतलब सिद्ध कर उसी प्रकार दूर खड़ा हो गया है जैसे किनारा बहती धाराओं से अलग स्थिर खड़ा रहता है। जैसे कि हम बात करें नदी के अंदर जो किनारा होता है वो धाराओं से दूर दिखाई देता है, वैसे ही संसार के जो लोग हैं वो उस किसान से उस किनारे की तरह है, और किसान जो है वो बहती धारा की तरह है जो अलग ही खड़ा हुआ है, और किनारे हो गए हैं लोग। तो हमने पहले पद के बारे में हमने जब बात करी तो हमने ये समझा कि इसके अंदर बताया गया कि एक किसान है, और किसान जो है वो पूरी तरह से बहुत दुखी है। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखों में बहुत सारे दुख और कष्ट हैं, और वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और वह किसान स्वतंत्र तो है, लेकिन उसके पास वो स्वाधीनता नहीं है, क्योंकि वो जमींदार के हाथों बिक चुका है। जमींदार ने उसकी ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में दुख दिखाई दे रहा है, और ऐसे में उसकी संसार में कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। तो हमने आज पहले काव्यांश पर चर्चा करी। अब हम
अगली कक्षा में दूसरे काव्यांश पर चर्चा करेंगे। आप सभी से अनुरोध है आप इसे दोहराएं और आगे हम वापस मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।